अभी आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी ऑपोजिशन आगे है, मजबूत परिणाम तक मजबूत है। ठीक है सर। अब ये तो विजय जी की ही महानता है कि जो महाविकास आघाड़ी में तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, उधर तो चलेगा, लेकिन इधर वाला जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी चिंता ज्यादा बड़ी है। तो ये तो बड़े पत्रकारों का अपना लक्षण है एनालिसिस का, और ये इसमें इनको महारत हासिल है। मैं क्या कह सकता हूँ, हालांकि इसमें ये भी सही वो भी सही, तो बड़ी सुंदर कविता है। पहले तो एक दाढ़ी पर मुझे अभी ना एक बड़ी सुंदर कविता मिली है, कहाँ चली गई दाढ़ी वाली कविता। तो काका हाथ रसी की एक कविता मैंने पढ़ी, अब वो चली गई भाई, अभी निकाला था। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दाढ़ी रखिए बिन दाढ़ी सब सुन, और फिर उसमें उदाहरण दिया है कि दाढ़ी नहीं होती तो विनोबा भावे नहीं बनते, वशिष्ठ मुनि राम के गुरु नहीं बनते, इसलिए जैसे औरत साड़ी में अच्छी लगती है पुरुष दाढ़ी में अच्छे लगते हैं, काका हाथरसी ने लिखा है। तो ये पूरी तरह से व्यक्तिगत छवि को दुरुस्त करने का अवधेश जी का प्रयास है। तो इसलिए जो लोग दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, वहां दाढ़ी वाला सीएम चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सवाल ऐसा है। शरद पवार जी कह रहे थे कि हम जब तक महाराष्ट्र को पटरी पर नहीं लाएंगे, अब देखिए महाराष्ट्र को पटरी पर चाहिए तो आगे वही होगी समय वैसे ही। अच्छा, महाराष्ट्र को पटरी पर लाने का उनका तरीका यही था कि 2014 में वो तैयार हो गए थे कि शिवसेना अलग होती है तो भाजपा के साथ मुझे जाना चाहिए, उन्होंने बयान भी दे दिया था। और 2019 में जो अजीत पवार ने शपथ ग्रहण लिया था, उनकी सहमति से लिया था, और बाद में उन्होंने उनकी ऐसी बेइज्जती की कि आज तक वो सूल मतलब वो कांटे की तरह चुभता रहा। और इस बार भी जो विद्रोह हुआ है वो उनकी जानकारी में हुआ, जो खबर आ रही है कि उनको पूरी जानकारी थी। सुप्रिया सुले लास्ट में बोलने गई थी कि अब जो है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन हुआ कि नहीं जाएंगे। तो चूंकि नरेंद्र मोदी इनकी बहुत सम्मान इनका करते थे, जो कुछ भी बात होती थी तो कभी उन्होंने बाहर नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने बाहर करना शुरू किया तो ये पटरी पर लाने की जो ये राजनीति है ना कि इधर भी उधर भी, और महाविकास आघाड़ी की सरकार में होते हुए भी बीजेपी से बात करते रहना, वो अगर पटरी पर लाना है तो महाराष्ट्र के लोग, लोकसभा चुनाव में एक अलग परिस्थिति थी। हरियाणा ने दिखा दिया है कि इवन जाट कम्युनिटी भी जाटों के नाम पर चुनाव में अगर विधानसभा में एक होकर वोट देने के लिए तैयार नहीं है, बट रही है, दलित और पिछड़े अगर बट रहे हैं, तो यह देश का वायुमंडल लोकसभा चुनाव के बाद बदला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में नहीं थी सर, माफ कीजिएगा, हाँ सरकार में वहां भी थी, लेकिन यहाँ पर वो तोड़फोड़ वाला फैक्टर भी तो है ना। यहाँ बहुत कुछ फैक्टर है। हरियाणा से ज्यादा तोड़फोड़ कहीं हुआ ही नहीं है। 35 नेताओं को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग अलग पार्टी से लाके शामिल किया था, वो हमारे ध्यान में नहीं आया। तो आया राम महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव को, इसलिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, समीकरण इसमें बदला हुआ है। तो वो केवल वोटों के समीकरण के आधार पर, लेकिन अब मुद्दे इसलिए बदल रहे हैं कि इस समय देश की जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन्होंने जो असर डाला है, जो धर्म यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, जो सिर तन से जुदा हो रहे हैं, मुंबई से औरंगाबाद से मुंबई तक की जो यात्राएं निकली हैं, उस दिन मोदी जी ने जो असर रहेगा, बिल्कुल असर रहेगा। महाराष्ट्र में मोदी जी ने कहा है कि एक तरफ तो जाती है तो आप न महाराष्ट्र में 13% मुस्लिम वोट है सर, कोई 11.5 कहता है 12%, लेकिन उसमें सुनिए, उसमें 70% मुसलमान शहरों में केंद्रित हैं, 30% महाराष्ट्र में विभाजित है, यह हमेशा ध्यान रखिए। और जो हिंदू वोट है वो 84% है, वो शहर और गांव दोनों में विभाजित। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, समीर जी आपको ज्यादा बताएंगे। बीजेपी ने क्यों कहा था 14 अभी लोकसभा में जब सीटें हारी की, वोट जिहाद किया मुसलमानों ने उनके खिलाफ कि भाई एक लोकसभा सीट पर 5 असेंबली सेगमेंट जो है लीड कर रही है, लेकिन 2 में एक असेंबली सेगमेंट में जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लोकसभा में 1,90,000 वोट लेके गए थे। लोकसभा में 2,90,000 वोट मिल गया था एक तरफा उस सीट के अंदर, मालेगांव के अंदर, और वो भारतीय जनता पार्टी सीट हार गई थी वहां से, केंद्रीय मंत्री हारे थे मोदी सरकार के। देखिए महाराष्ट्र के अंदर इस बहुत अलग राजनीति, अगर दूसरे राज्यों से अगर आप तुलना करोगे तो वहाँ क्षेत्रीय दल बहुत अपने आप में मजबूत है। शिवसेना का एक मजबूत आधार रहा है, एकनाथ शिंदे का एक अपना अलग रोल है, शरद पवार की एक अपनी अलग भूमिका है, अजीत पवार इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग भूमिका बना के रखी है। और महाराष्ट्र एक ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस के एक अपनी अलग स्ट्रांग होल्ड है। आप कांग्रेस को महाराष्ट्र में किसी स्थिति में खाली पहले सर ये क्लियर कर लें, इस महाविकास आघाड़ी में नंबर 1, 2, 3 कौन है?
देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा दल अगर कोई महाराष्ट्र का है, पूरे महाराष्ट्र का कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो शहरों की हो चाहे ग्रामीण की हो। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे को भी साथ में लेकर चलना है और अजित पवार को भी लेकर चलना है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर सब जगह उपलब्ध होगा। एकनाथ शिंदे का पॉकेट में बटा हुआ है, अजित पवार का पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बटा हुआ है, और यही कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस विदर्भ में बहुत स्ट्रांग है, जहां भी वो जीती है वहां से 62 सीटें आती है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एकनाथ शिंदे कोंकण और ठाणे में ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वोटों का छह पार्टियों में पैन महाराष्ट्र पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई पश्चिम दौरान महाराष्ट्र में ही तो अजीत पवार का भी है ना, उसमें शरद पवार का तो बड़ा इसलिए- हिस्सा है। इसलिए तो अब एक पक्षीय अब भारतीय नहीं जनता हो पार्टी सकता। बड़ी पार्टी होने के कारण ही सबसे ज्यादा सीटें जीतती है। 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसी कारण जीतती है कि भारतीय जनता पार्टी बंबई की भी है, विदर्भ की अभी भी आप मानने के लिए तैयार हैं बीजेपी एक बार फिर 100 के ऊपर स्कोर करेगी? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 90 से 105 के बीच में सीटें रह सकती है। और देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, अभी भी समय है, तो ये आप तय मान के चलिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि इस बार हमें बिना दाढ़ी का मुख्यमंत्री चाहिए। कौन कौन चाहती है? महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि इस बार हमें बिना दाढ़ी का मुख्यमंत्री चाहिए। आप जनता की तरफ से बता बोल दिया आपने। नहीं, जनता की मांग है। जनता कह रही है कि जिस तरीके से 2014 से लेके 2019 तक का देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यकाल रहा शिंदे जी एक था, परिस्थिति जनता उसे याद कर रही है। आगे 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 इस पर बात करते हैं। आपने शिंदे कहा की बीजेपी परिस्थिति आज की विशेष स्थिति में में। आपको लगता है 90 से 105 122 क्यों नहीं आएगी? ठीक है, आप कह रहे हैं कि 125 के करीब दावा बनता है। मेरा ये मानना है कि 122 उतनी सीटों पर वो बहुत मजबूत लड़ ठीक है। बहुत मजबूत।